पत्थर को मोम बना देना मदन लाल की प्रकृति है। मदन लाल जी स्वीकार करते हैं कि काम करने का जज्बा होना चाहिए। पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है और मनचाहा रूप दिया जा सकता है। मदन लाल जी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के लालगंज के रहने वाले हैं। 5 अप्रैल 1954 में उनका जन्म लालगंज में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय आकर कला शिक्षा ग्रहण किए और उच्च शिक्षा के लिए MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा गए। वहाँ से मदन लाल जी अपनी रचनात्मकता की धार और पैनी करने, कला में और बहुत कुछ जानने सीखने तामा आर्ट यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान चले गए। जापान से मदन लाल जी को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। उन्होंने भारत के अतिरिक्त अनेक देशों की तमाम कला गतिविधियों में भागीदारी निभाई। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक अध्यापन किया, अनेक योग्य शिष्य तैयार किए। भारत, जापान, चाइना, ताइवान, जर्मनी, साउथ कोरिया आदि अनेक देशों की कला प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी निभाई और देश तथा प्रदेश का नाम ऊंचा किया, एक मान दिलाया। भारत और जापान सहित अनेक देशों में लगभग 36 एकल प्रदर्शनियां की, जो एक मूर्तिकार के लिए चुनौती भरा कार्य है। यह भी बताना आवश्यक है कि मदन लाल जी के रचनात्मक अभ्यास की चुनौतियों को इस तरह समझा जा सकता है कि शुरुआती दौर में उन्होंने ईंटों से कलाकृतियाँ बनाई और कला जगत में स्थापित हुए। बाद में तो अनेक माध्यमों में उन्होंने कार्य किया और जैसा कि आजमगढ़ के लालगंज का परिवेश है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश, वह उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मदन लाल जी के विषय वस्तु के रूप में प्रकृति, अंकुरण, उगना, खिलना, प्रफुल्लित होना, एक सुख देना दिखता है। पेड़, पहाड़, दृश्य, कुआं जिसे हम लोग इंदारा भी कहते हैं, और बीज का कुछ बनने का स्वरूप लेना यानी कलियां, तमाम पत्थरों में, तमाम अन्य माध्यमों में प्रकारांतर से दिखती हैं। मदन लाल जी का अध्यापन का एक लंबा अनुभव होने के कारण और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को भी बहुत अच्छी तरह से जानने के कारण उनसे बातचीत करना, उनसे कला शिक्षा के बारे में जानना, उनके कला गुरुओं के बारे में जानना और राम छातपार न्यास, जिसने एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देश में अपनी एक स्थिति बना चुका है, के बारे में जानना और भावी पीढ़ी तक पहुंचाना अपना दायित्व समझते हुए एक लंबी बातचीत के जरिए मदन लाल जी के विचारों और कलाकृतियों से हम सब रूबरू होते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते माय डियर। आप हमारे गुरुजी रहे, बहुत कुछ हमको सिखाया पढ़ाया, बहुत सारा ज्ञान आपसे लिया और लेता रहता हूँ, मार्गदर्शन मिलता रहता है। कई स्तरों पे आपसे लगातार बात भी होती रहती है, कभी फ़ोन पर, कभी मिल के। कुछ चीज़ें ऐसी भी हम जानना चाहते हैं जो हमारे अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हो। तो आपके बारे में तो हम जानेंगे ही, साथ साथ ये भी जानते चलेंगे कि आप किस परिवेश में पले बढ़े, कैसे आपकी एजुकेशन हुई, आपके गुरु लोग कैसे थे, जिनके सानिध्य में आप आज वट वृक्ष बन चुके हैं, हम लोगों को छाया दे रहे हैं। तो इन सब के लिए हम सबसे पहले जानते हैं आपका परिवेश, आपके बचपन से और शिक्षा लेने तक की क्या स्थिति थी, क्या परिदृश्य था।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवेश जो होता है ना बहुत बड़ा होता है। उस परिवेश में हमारा जो जीवन का जो शुरुआत हुआ है वो साधारण तरीके से हुआ। अब उस साधारण जो एक जीवन था और एक जो असाधारण परिवेश हम प्रकृति को बोलें या संसार को बोलें, जगत को बोलें, तो ये बहुत बड़ा होता है। और ये हमेशा जो है हमारे प्रारंभ के जीवन से लेकर के अगर हम बात करें तो अभी तक चुनौतीपूर्ण ही रहता है। और मुझे खुशी होती है कि ये चुनौतियां जो हैं मेरे लिए मतलब एक तरह से मेरे जीवन में जो अभी अनुभव है करीब 45-50 वर्ष का कला के जीवन में, ये चुनौतियां मेरे लिए वरदान साबित हुई हैं। और मैं इसको बड़ी खुशी स्वागत करके और भी जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, कठिन से कठिन चुनौतियों को भी लेकर के चलता हूँ। चुनौतियों में हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं। पहला चीज़ होता है कि हमारा जीवन स्तर, जीवन यापन के लिए, कलाकार के लिए ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि उसका जीवन में उसको ऐसी सुविधाएं या ऐसा उसको वो परिवेश मिले कि जहाँ पर अपनी कला की रचना को बखूबी और मतलब अच्छे से कर सके। तो जब ये बहुत बखूबी और अच्छे से करने की बात को सामने सोचता है तभी उसके सामने चुनौतियाँ पैदा हो जाती हैं। क्योंकि वो साधारण तरीके से अगर चीज़ों को सोचेगा तो जो सामान्य रूप से परिस्थिति हमारे सामने दिखाई देती हैं उसमें एक साधारण व्यक्ति ही बन करके रह जाएगा, एक साधारण कलाकार ही बन जाएगा। उसी में वो समझौता करके अपने जीवन को मतलब पूरा यापन कर लेता। वो भी एक ज़िंदगी है, जीवन है। जी। मुझे उससे कोई मतलब परहेज़ नहीं है और मैं उसको कोई अलग नहीं करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये देखा कि मतलब कोई नया चीज़ को सोचने में और नई चीज़ को पकड़ने में हम पीछे की जो चीज़ें रहती हैं उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर देखो कि मैं लालगंज परिवेश से आया, जो मेरा ग्रामीण परिवेश था, आज बहुत बड़ा मार्केट है। मेरा पारिवारिक जीवन भी किस तरह का था ये सबको पता ही है और काफ़ी इसके बारे में चर्चाएं छपी भी हैं, बातचीत भी हुई हैं, फिल्म भी बनी है। जी। उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मूर्तिकला विभाग से। उस समय की मेरी जो स्थितियां थीं उसमें भी मैंने मतलब मैं याद करता हूँ आज 40 साल पहले की बात है कि किस तरह से सबसे ज़्यादा काम करना है। जी। और ज़्यादा काम करने का उत्साह और इसको एक बहुत ही मतलब मेरे लाइफ को उत्साहवर्धन करने वाले मेरे गुरु लोगों का हाथ बहुत बड़ा है कि मुझे निराश नहीं होने दिया। जैसे हमारे मतलब प्रारंभिक गुरुओं में, जैसे हम अगर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का देखें तो हमारे सामने के.एस. कुलकर्णी थे, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बाद हमारे सामने डॉक्टर एम.बी. कृष्णन थे जो हमारे मूर्तिकला विभाग के डॉक्टर एम.बी. कृष्णन जी। फिर इन्हीं लोगों के बीच में मुझे एक ऐसे सहपाठी के रूप में एक गुरु मिले जो मुझे अपना दोस्त भी बना लिए, राम छातपार जी, जिनका कि जीवन का एक बहुत ऐसे वो आदर्श पुरुष थे कि जिनका एक आदर्श व्यक्ति का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है उस पर राम छातपार का अगर मेरे अंदर कुछ भी मैं अगर अच्छा कुछ महसूस करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास में भी कोई एक आइडिया है, आइडियल मैं हूँ कहीं पर, तो उसका उनका ही ये आशीर्वाद है, प्रभाव है। उसी बीच में जब मैं तृतीय वर्ष में था स्कल्पचर के प्रथम वर्ष में, तो प्रोफेसर शंखो चौधरी से मेरी पहली मुलाकात बनारस में हुई। संजोग से वो 6 महीने के लिए यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1976 में। तो वो 6 महीना जो है उनके साथ में उनकी कार्यशैली को देखना, उनकी ऊर्जा को देखना, मुझे तो लगा कि एक ऐसे ताकतवर शरीर से नहीं
मतलब विचार से, विचार आदर्शों से, और एक देश के जाने माने मूर्तिकार के रूप में, और एक गजब के विजनरी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। जी जी। और ये एक सोचे कि एक साधारण विद्यार्थी के रूप में किस तरह से मुझे प्रभावित किया। आज मुझे उसका फल जो है, मतलब आज मुझे वो महसूस होता है, दिखाई देता है कि मुझे वो कितना प्रभावित किया वो उस समय का। उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। उस समय तो जो मिला आप लेते गए? नहीं, वो मेरे अंदर समाहित होता चला गया। मैं लिया कुछ नहीं, मेरे अंदर वो समाहित होता चला गया, मेरे अंदर वो आता गया। जी। और आज जब मैं 40 साल बाद उसको देखता हूँ तो जो समाहित मेरे में हुआ है वो मैं अपने आप में महसूस करता हूँ। जी जी जी। ये बड़ी बात है आज के डेट में। बड़ौदा गया, बहुत सारे अभाव थे। सड़क से ईंटा उठा करके मैंने ईंटे में एक स्कल्पचर बनाया जो बहुत ही मेरे लाइफ को ब्रेक किया, मतलब कला के क्षेत्र में मुझे प्रसिद्धि दिया। 79 में, जिसकी मैं प्रदर्शनी दिल्ली में किया था, जिसको हुसैन साहब, स्वामीनाथन और दिल्ली के जितने भी सीनियर कलाकार थे, रिचर्ड बोथरोम हुए, काटकटिक हुए, प्रयाग शुक्ला हुए, केशव मलिक हुए, केशव, मतलब बहुत सारे लोगों ने अखबारों में लिखा, बहुत चर्चाएं इसकी हुई। अब सोचिए कि एक साधारण सा मटेरियल है, ब्रिक्स, सड़क पर पड़ा हुआ, वह एक असाधारण जो है कृति के रूप में मेरे द्वारा स्थापित हुई 79 में। वो ब्रिक्स नहीं रह गया ना, जब आपके विचार, आपके नहीं, वो उसके साथ जुड़ गई, शिल्प बन गया ना, तो शिल्प कला बन से गया। बन। फिर उसके बाद अगेन अवसर था मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करके कि मैं दिल्ली में या किसी विद्यालय में या कहीं पर स्थापित हूँ, अपनी रोज़गार की ज़िंदगी दूँ, रोज़मर्रा की लाइफ को, शादी विवाह करें, सब कुछ, और मतलब कहीं हम भी इस्टेब्लिश्ड हों। लेकिन किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक चिंता मेरी शुरू में मुझे लगी, मेरे मित्र के कहने से, कि तुम अगर कमाने लगोगे और अपने आप को सब इन चीज़ों में ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रहेगा कि कैसे ज़िंदगी चले, तो तुम्हें शायद काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से बचाया। MFA करने के बाद तो मैंने उससे पूछा क्या करना चाहिए, तो बोला कि चलो चुनार चलते हैं, पत्थर काटेंगे। जी। मैं सन 82 में बड़ौदा से 81 में पास किया, बड़ौदा चुनार आ गया। चुनार में मैं करीब 4-5 साल था। वो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण स्थितियाँ थीं। न रहने के लिए जगह था, खाने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें थीं, पत्थर था। जी जी। लेकिन जो आसपास का परिवेश था वो बहुत सपोर्टिंग था। पत्थर देने वाले ने कहा कि ले जाओ पत्थर, जितना चाहिए फ्री में ले जाओ। ये स्कूल का बरामदा है, जितना चाहो दिल खोल करके यहाँ सो। ये कुआं है, जितना चाहो उतना पानी निकाल के पियो। ये पूरा प्रकृति है, जहाँ चाहो वहाँ मजा लो, यहाँ कोई पैसा देना लेना नहीं है। चुनार में रहते हुए मैंने निश्चित किया कि मुझे विवाह करना चाहिए, शादी भी किया। उसके बाद में मेरी बेटी का जन्म भी उसी समय, उन्हीं परिस्थितियों में सब हुआ। जी जी। और तब तक जिसकी कोई नौकरी में नहीं कुछ नहीं था, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मतलब आज तक मैंने नहीं देखा किसी को। और जो लोग सुनते हैं वो कहते हैं कि मेरे लिए ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल अच्छा लगता था कि कम से कम ऐसे में मैंने बहुत प्रयोगात्मक और बहुत ही अच्छा मतलब शिल्प तैयार हुआ उस समय। और चुनार से पहली बार मेरे को बहुत सारी रिकॉग्निशंस मिलना शुरू हो गए। जैसे राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में मेरा दिल्ली, बड़ौदा से बनारस से भेजता था, रिजेक्ट होता था, बड़ौदा से भेजता था, रिजेक्ट होता था। चुनार से भेजना शुरू किया, सेलेक्ट होना शुरू हो गया। वाह। चुनार की कलाकृति मेरी जो है ट्रनाले के लिए सेलेक्ट हुई। चुनार की कलाकृतियों पर जो है मुझे जापान जाने का मतलब अवसर मिला। चुनार में रहते हुए मुझे खैरागढ़ में प्रवक्ता पद मिला। वाह। कितने समय रहे खैरागढ़? 3 महीने। क्योंकि मुझे जापान जाने का मतलब एक अवसर मिला तो मैं उसको रिजाइन करके वहाँ चला गया। तो कैसे कैसे देखो परिवेश बदलता है,
परिस्थितियाँ बदलती हैं और हर चुनौतियाँ जो है आपको एक नए नए अवसर जीवन में देती चली जाती हैं। अगर आप कोई चीज़ को मतलब हार्डशिप को स्वीकार, जैसे पत्थर बहुत कठोर होता है और पत्थर को कोमल करना, मुलायम बनाना मदन लाल के प्रकृति में है। क्या बात है, वो तो दिखता है। अब उसके आगे की कहानी तो बहुत बड़ी है। जापान है, जापान से आने के बाद बनारस में मतलब एक अध्यापक के रूप में स्टडीज़ करना, फिर हमारे विद्यार्थी हैं, मित्र हैं हमारे, 29 वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करना, फिर अपने गुरु की स्मृति में रामछात्र शिल्पन्यास की स्थापना करना, वो भी शंखो चौधरी जैसे व्यक्ति का बहुत बड़ा गहरा सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, मेरे मित्रों का सपोर्ट, देश विदेश के लोगों का। सर कुछ कुलकर्णी जी के बारे में, छात्रपाल जी के बारे में, कृष्णन जी के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती थी उस समय, हमारे अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पता नहीं कैसे वो पहचान लेते थे। उनकी नज़र बड़ी गजब होती थी और पहचानते थे, और फिर उनको मतलब होता था ना कि उनको जिस तरह का, जैसी ज़रूरतें हैं, जैसी उनको खुराक चाहिए, उस तरह का खुराक मतलब वो दे देते थे। इट्स वेरी नेचुरल प्रैक्टिस, यू नो, इट इज़ वेरी नेचुरल। ये बड़ी ही प्राकृतिक चीज़ है ये, पर जो विद्यार्थी भी नहीं जान पाता है, अध्यापक भी नहीं जाता है कि ये कैसे एक दूसरे के प्रति जो है आदान प्रदान चल रहा है। यह चीज़ मैंने कुलकर्णी में भी देखी, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अनुभव की हैं। जी जी। और आज मैं इसको बहुत अच्छे तरह से, इसका मतलब बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। उसमें क्या खासियत मेरे में थी कि वो मेरे पास में आते थे, मुझे जो है मतलब मेरे ही तौर तरीके को, मेरे ही काम को वो मतलब कुछ न कुछ अच्छी चीज़ बता के उसमें से चले जाते थे। कहीं वो अपनी बात को थोपते नहीं थे। जी जी। ये सबसे अभी अंतर है। एक अध्यापक जो है विद्यार्थी को उस तरीके से नहीं देखता है जिस तरीके से विद्यार्थी है। विद्यार्थी के प्रकृति के हिसाब से उसको खुराक देना, अध्यापक को, उसको गुरु को उसकी प्रकृति को विकसित करना है। जी जी। ये उनमें कहीं न कहीं पर बहुत ज़्यादा थी, जो उस तरह से इसका विकास हो रहा था, और ये अभाव है। अब मैं किसको दोष दूंगा? मुझे कहीं भी ये नहीं लगता है कि क्योंकि एक अबोध जो होता है ना, जिसको बोध नहीं है, तो जिनको बोध है उनका ज्ञान किस स्तर तक है कि इस अबोध को किस तरह से वो बोधमय बना सकें। जी जी। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। सर एम.बी. कृष्णन जी के बारे में थोड़ा, मतलब एम.बी. कृष्णन देखिए, ये चित्रकार थे। कुलकर्णी साहब कभी कभी ये मिट्टी उट्टी भी काम कर लेते थे, या पोर्ट्रेट्स वगैरह करते थे जब शंखो चौधरी साहब थे जी। कृष्णन साहब बहुत ही एनर्जेटिक थे, मतलब कि वो देखते ही ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो मतलब जैसे लगता है कि आपके अंदर वो एक मतलब ऐसा उत्साह, ऐसा कि वो मतलब उनको बहुत जल्दीबाजी रहती थी किसी विद्यार्थी को बहुत जल्दी से तैयार करने की। प्रकृति अलग अलग है। कुलकर्णी साहब बड़े शांत थे। रामछात्र साहब जो थे बहुत ही शांत प्रकृति के, उनके अंदर एक अलग तरह की मर्यादा थी जी। अब उसको भी एक ग्रहण, मैंने तो मतलब बता दें कि हमने अलग अलग प्रकृति के गुरु से अलग अलग तरह की चीज़ों से मैंने सीखा, मतलब बहुत कुछ सीखा है। अब उससे मैंने मेरा अपना, मुझे लगता है कि मुझे खुशी हुई है कि मैंने एक अलग प्रकृति का अपना एक मतलब मैं अपनी एक अलग टीचर बना ली है। एक टीचर के रूप में मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने ये चीज़ें मतलब किया। अब उसका कितना किसको लाभ मिला है, किसका कितना नहीं मिला है, ये इसकी मुझे मतलब नहीं पता नहीं, है। ठीक है, ये लेकिन तो मुझे लाभ मिला है। मैंने अपने विद्यार्थियों से लाभ मिला है। मान लाभ मतलब कि हमें मतलब जैसे होता है ना कि हम विद्यार्थी से हमको एक संतुष्टि मिलती है। दूसरा चीज़ है कि हम जो मतलब चीज़ों को मतलब जो उसमें जगाना चाहते हैं वो जगह है। छात्रपाल जी कितने दिन रहे? छात्रपाल साहब बहुत कम, 4-5 साल बस। सन 72 या 71 में आए थे, 78
77 थे, 78 की जनवरी 1 फरवरी को उनका देहांत हो गया। यहीं पर? हाँ, नहीं यहाँ पर बीमार पड़े वो जी। करीब एक 6-7 महीना। उनको ब्रेन से संबंधित एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनका बहुत दुखदाई मृत्यु हुई, मात्र 33-34 साल के। ये मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत मतलब मेरे जीवन में बड़ा दुख भी मुझे पहुंचा इसका, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बनारस को बहुत पसंद करते थे, जो कहते थे कि मुझे बनारस के लिए कुछ करना है। जी। उनसे मैंने ये प्रेरणा पाई। उनको शंको चौधरी साहब या अन्य लोग कहते थे तुम यहाँ बड़ौदा चलो, हम तुमको बड़ा पद देते हैं, दूसरे जगह उनको बुला रहे थे लोग। जी जी। तो वो हमेशा मना करते थे कि बनारस ही रहें। नहीं, बनारस में हमको बनारस के विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई क्लास एक आर्ट इंस्टीट्यूट बन सके, सेंटर बन सके, उसकी वो मतलब कल्पना करना चाहते। और वही कल्पना का बीज जो है मेरे अंदर आया कि राम छातपर की इच्छा थी कि कला का एक केंद्र जो है बनारस में बने। तो शायद वो बीज नहीं, मैंने नहीं किया, हो सकता वो बीज जो है वो पनपा है और आज राम छातपर शिल्पन्यास के नाम से वृक्ष बन गया है। वृक्ष नहीं, वट वृक्ष। तो बनारस, इसके बाद बड़ौदा। देखो क्या है कि बनारस में रहने के सबसे बड़ा कारण मेरा रहा जी। टोक्यो में जब मैं था तो एक यही बात थी कि कहाँ हम जाके इस्टेब्लिश करेंगे। तो एक तो मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि छातपर साहब बहुत पसंद करते थे इस जगह को, और संजोग से जब मैं बनारस के बारे में बहुत सारी बातें अपने जापानीज़ गुरु आत्सु इसी को बताता था, तो वो बनारस को बहुत पसंद करते थे। जी। तो उनकी भी प्रेरणा रही कि तुम बनारस में ही बसो, रहने के लिए तुम टोक्यो में रहो, बहुत इस्टेब्लिश्ड हो गए हो, अच्छा तुम्हारी गैलरीज में शो हो रही हैं, अच्छा रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, एंड यू कैन बी वेरी मतलब कर सकते हो। लेकिन अच्छा है कि अगर आप अपने देश में जा कर के अगर वहाँ के लिए कुछ जीवन में कोई बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्कल्प्टर, आर्टिस्ट कोई कंट्रीब्यूट करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, एक अच्छी बात होगी। और मैं समझता हूँ कि आपको अपने देश में अपने देश का काम के लिए काम करना चाहिए। तो ये देखो प्रेरणाएं ही हैं सारी। इसके बाद भी आपने जापान के बाद भी बहुत सारा ट्रेवल नहीं, बहुत मैं जापान में, उसके बाद में फेलोशिप्स पे गया, बहुत सारे वर्कशॉप में गया। जापान है, जर्मनी है, चाइना है, ताइवान है, थाईलैंड है, कोरिया है, और देश के अपने कोने में बहुत सारे करीब 30-35 इंटरनेशनल नेशनल वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। जी जी। लास्ट 2 साल पहले तक भी बड़े बड़े वर्कशॉप जो होते हैं देश विदेश में, तो वो होता रहता है। आपने जो एक अपना मोटिव डेवलप किया, जो अपना एक मुहावरा डेवलप किया, जो आपकी पहचान बन गया, आपकी कलियाँ, आपका अंकुरण। देखो कलाकार का ये पैदा नहीं करता है, कलाकार की ये एक अनवरत यात्रा है। जब वो चलता रहता तो कई उसके पद चिन्ह जो है छूटते रहते हैं। चिन्ह जो है वो मतलब एक पहचान उसकी बनाते चले जाता है जी। लेकिन चलते रहना है, क्योंकि जो पीछे आप चलने लगते हो तो पीछे के चिन्ह भी जो है मिटते जाते हैं, लेकिन आगे जो है और बनता चला जाता है। जी। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप चल चुके हो वो तो सब कुछ मिट चुका है, और जब तक ले आपकी जर्नी लास्ट कदम पदचिन्ह आपका जहाँ पड़ेगा वहाँ पर आप जीवित रहते हुए अपने लाइफ में अगर कुछ किए हो तो वही पदचिन्ह जो है आपके लाइफ को सार्थकता प्रदान करेगा। वही जो है आपकी ऊंचाई को, आपकी सार्थकता को असली आपको पहचान पुष्ट देगा। करेगा, मतलब आपको पहचान नहीं, देगा। हमें नहीं, मतलब वो सिद्ध करेगा जी। कि आपकी यात्रा जो है सफल हुई है या नहीं हुई है। मुझे कुछ पता नहीं है, ये समय सब तय करता है। छाटपार न्यास को एक इतना बड़ा रूप दे देने के लिए नहीं, वो एक बड़ा म्यूजियम नहीं हुआ है, बनाने वो के एक विचार है। वो विचार है, लेकिन विचार हमेशा बड़ा होता है। हाँ, तो यही अब तो मैं कह रहा वो हूँ। चीज़ को मतलब मैं उस तरह से बड़ा नहीं दे पाऊँगा कि जैसा कि उसके संसाधन मेरे पास में वो नहीं है। मेरे पास में वो मतलब मेरे पास में वो आर्थिक मतलब हमारे पास में वो आर्थिक रूप से वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको बड़ा बना सकूं। बहुत बड़ा हो चुका लेकिन है। वो विचार जो है ना,
उसका दूसरे लोगों के जो संसाधनों से बना हुआ जो एक कोई संस्थान होता है उससे बेहतर है। उससे उसके विचार से ये विचार इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि ये विचारों से उत्पन्न हुआ है। और इसका विचार जो है शंखू चौधरी जैसे लोगों ने इसको उत्पन्न बनाया था। इसमें हमारे गुरु लोगों का इच्छाएं थी कि बनारस में एक सेंटर बने। मेरी गुरु की इच्छा थी और विचार जो कंसेप्ट था वो शंखू चौधरी का था। मेरा जो है उसमें श्रम लगा है, परिश्रम लगा है। मेरे पास में वो संसाधन नहीं है कि मैं एक अध्यापक जो है, एक साधारण कलाकार जिसकी कलाकृतियाँ भी नहीं बिकती हैं, वो जो है एक संग्रहालय बना लेगा। आप उस तरह से मत देखिए कि ये किसी संग्रहालय की तुलना में है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना, तब आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ एक अलग तरह का है, ये कुछ अलग ही है। वो विचार आपको दिखता है माँ गंगा के तट, और माँ गंगा का तट जो है, ये पवित्र गंगा नदी जो है, उस विचार को जो है ना पुष्प पल्लवित कर रही है, बहुत आगे बढ़ा रही है। वे क्या योजनाएं हैं छठ परन्यास की? छठ परन्यास की बहुत सिंपल सी योजना है कि हम वहाँ पर संगीत और कला को मतलब जितना भी हो सके मतलब लोगों से और कलाकारों से और जन सामान्य से सबको जोड़ें वहाँ पर। जी। लोग उस एक ऐसी वो जगह है ना, मुझे लगता है कि ऐसी जगह दुर्लभ है कहीं मिलना। तो वो जगह जो है अपने आप में आदमी को एक ऊर्जा मतलब एक बहुत ही एक आनंद प्रदान करती है। तो राम छात्र शिल्पन्यास की सबसे बड़ी भूमिका है उस स्थान पे जब आप पधारेंगे तो उस स्थान से आपको एक आनंद प्राप्त होगा, और वो आनंद जो होगा आपको सचमुच में बहुत ही सुकून देगा। आपका कला संसार है, इसमें तमाम विषयों पर आपने कार्य किया है। कुछ अपने इनपुट्स के बारे में बताएं, कैसे ये डेवलप हुई चीज़ें? देखो क्या है कि मतलब एक होता है ना कि हमें अपने परिवेश में और अपने परिस्थिति के अनुकूल जो है हम किस तरह के माध्यमों का चयन कर पाते हैं जो हमें आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है मटेरियल जो चीज़ होती है, हम उसमें मतलब बहुत एक्सपेंस कितना कर सकते हैं, कहाँ तक का बजट हमारा है, कितने में हम अधिक से अधिक मटेरियल, क्योंकि हम अगर लगातार काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मटेरियल्स का उपयोग करते हैं जी। तो इसलिए मुझे जो है मेरा सबसे अच्छा माध्यम अगर बोलें तो ईंटा है, लोहा है, पत्थर है। और ब्रोंज भी मैंने किया है जब हमारे पास में कुछ ज़रूरतें ऐसी पड़ी कि कुछ ऐसे हमारे मतलब कृतियों को मुझे बनाना था जो ब्रोंज में ही मतलब सही हो सकती थी। तो कभी भी मैं मतलब हर कलाकृति में जब काम करता हूँ तो उसके प्रकृति के हिसाब से उसमें मेरा जो एक फॉर्म आकारिक जो उसका विषयों के हिसाब से मीडियम और मीडियम के हिसाब से विषय, हाँ विषय मेरे बहुत ज़्यादा नहीं है। विषय मेरा मुख्य रूप से प्रकृति है, जिसमें पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, लैंडस्केप्स हैं। तो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है मेरी पूरी दुनिया जो है चलती रहती है, जिसमें कि हम अगर बोले कि आपके मूर्तियों में या आपके चित्रों में कहीं पर भी ह्यूमन फिगर्स नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ कि सारा जो हमारा जो प्रकृति है वो मतलब हम बीइंग ए ह्यूमन उसको महसूस करते हैं जी। कि इसमें ये पूरा समाहित है। तो पेड़ भी मेरे लिए एक व्यक्ति की तरह और एक बड़ा विचार की तरह दिखाई देता है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अपनी चॉइस की चीज़ है। और अपनी रुचि इसी में प्रारंभ से ही लैंडस्केप को लेकर के और नदी को और क्या नाम है आकाश को, मतलब ये पूरा जो हमारा भूमंडल है उसको लेकर के हुई हैं। नहीं सर, निश्चय ही आपकी कलाकृतियाँ हम सब के लिए बड़ी प्रेरणादायी हैं और लगातार आपने कार्य किया है। हम लोग सोचते हैं कि जितना काम आप कर लिए हैं ये आसान नहीं है। आपसे बातचीत करना प्रेरणादायी रहता है। आपका इतना समय मिला बहुत अच्छा लगा। नहीं धन्यवाद।